हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की यह वीडियो उन समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है जो हाल ही में कोई परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, रेलवे, पुलिस, नर्सिंग अफसर, आरओ तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जो संभावित हैं। और यह वीडियो उन समस्त लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। यह वीडियो वर्ष 2020-21 के बेहद महत्वपूर्ण करंट जी के लिए गए हैं। और हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान में से एक लीजन ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसके लिए विकल्प है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा श्री नरेंद्र मोदी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े जादूगर हैं, जहां जाते इनकी जादू खूब चलती है, चाहे अमेरिका या कोई अन्य देश। अमेरिका ने इनको हाथों हाथ लिया है, तो इसलिए उसने अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान में से एक लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार उन्हें प्रदान किया और हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर हम इसमें एक डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जो लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का अकेला ऐसा सम्मान है जिसमें अलग अलग पद हैं और यह पहला ऐसा सम्मान है जो दूसरे देशों के नागरिकों को दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो काफी निष्ठावान और ऐसे स्थानों वफादारी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न होगा, बिहाइंड द मास कोविड-19 पुस्तक किसने लिखी? विकल्प है, हालांकि पहले से दोस्तों इस पे लगा हुआ है, हम इसको इरेज कर देते हैं। और विकल्प इसके लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, पीयूष गोयल। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके लिए विकल्प है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, पीयूष गोयल। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑलरेडी लगा हुआ है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि श्री मोहम्मद अब्दुल मन्नान को यह उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहाइंड द मास कोविड-19 पुस्तक किसने लिखी? विकल्प है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद अब्दुल मन्नान को। उन्होंने ही इस पुस्तक लिखी है बिहाइंड द मास कोविड-19। हम जानते कोई भी ऐसा छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान कोई नहीं हो ऐसा होगा जो कोविड-19 के बारे में ना जानता हो, और उन्होंने इस कोविड-19 के ऊपर एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। हमें इसको जानना आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 23 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च, 16 सितंबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं ऐसी संभव होंगी जिसमें कि किसी दिवस से संबंधित प्रश्न न पूछा गया हो, तो हम इस पर ध्यान देना है। और हम इसके और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जो 16 सितंबर है इसको विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं और हमें इसको भी जानना होगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं और प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या था? हालांकि दोस्तों यह जो इस बार 2021 में विश्व पुस्तक मेला हुआ है ये वेबिनार के थ्रू हुआ है
और इसके लिए विकल्प है मेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली बुक, वैल्यू फॉर बुक, इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए सही विकल्प होगा मेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5A प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश कौन है? विकल्प है भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो दोस्तों इस विकल्प में से जो सही उत्तर होगा चीन, यानी चीन जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश बन चुका है। दोस्तों ये चीन जो है पूरे विश्व के लिए बहुत किरकिरी बन चुका है मानव जाति के लिए, और यह पिछले साल 2 साल से काफी अपना तांडव मचाया हुआ है। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान देना होगा जो काफी चर्चा में होती है, हमें उसको जरूर याद कर लेना चाहिए। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 6, टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में पुरुष वर्ग का किसने जीता? दोस्तों टेनिस ग्रैंड स्लैम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और खासकर विंबलडन हो तो ये अवश्य ही पूछा जाता, हमें इसको अवश्य ही जान लेना चाहिए। इसके लिए विकल्प है रोजर फेडरर, मोटे बेराटन, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ नोवाक जोकोविच। ये पिछले कई सालों से बड़े ही सनसनीखेज खिलाड़ी बन चुके हैं, और यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता, हमें जान लेना चाहिए। और इस साल तो उनका ऐसा जादू चला है कि इसके डिस्क्रिप्शन जहां तक हम देख सकते हैं, जो एक वर्ष के अंदर जो 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं वो चारों ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। इतने ये टेनिस के जादूगर हैं। और हम इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में चलते हैं कि इस बार सारे अर्थात चारों ग्रैंड स्लैम जोकोविच ने जीता है। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इसके पहले पीट सम्प्रास और ऐसे तमाम ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20, रोजर फेडरर हो गए, पीट सम्प्रास हो गए, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, और अब वो इनकी बराबरी में आ गए हैं, और जिसमें से 6 बार तो इन्होंने विंबलडन जीता हुआ है। और थोड़ा सा दोस्तों कभी कभी प्रश्न को घुमा दिया जाता है, हमें ये भी जानना आवश्यक होता है जानना, जैसे कि ये जो ग्रैंड स्लैम होता है उसको तो कोर्ट कहते हैं, लेकिन कोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं, हमें जानना चाहिए। जिसमें हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है यह जनवरी-फरवरी के महीने में खेला जाता है, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों। और इसी तरह से फ्रेंच ओपन है, तो फ्रेंच ओपन मई-जून में खेला जाता है, और क्ले कोर्ट यानी स्लेटी कलर की मिट्टी के ऊपर खेला जाता है। और यहीं पर जहां तक विंबलडन की बात होती है दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम है, और यह जुलाई-अगस्त में खेला गया है, और हाल ही में खेला गया है। तो पूरी संभावना यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ये यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विंबलडन के कोर्ट को क्या कहते हैं, तो हमें यह भी जानना होगा। और ये भी जानना होगा यूएस ओपन जो अगस्त-सितंबर में खेला गया था, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर हमारा होगा 7। ये भी टेनिस से ही संबंधित, मैंने जानकर के ऐसे टेनिस से संबंधित प्रश्न रखे, क्योंकि मैं जानता हूं इस बार टेनिस से एक प्रश्न तो अवश्य आना ही आना है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो हम समय को ना गंवाते हुए हम चलते हैं। 7वां प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में महिला, वो तो पुरुष वर्ग था, ये महिला वर्ग से संबंधित है, यानी पुरुष वर्ग को नोवाक जोकोविच ने जीता। और इस तरह से हम देखते हैं 2021 में किसने जीता है, तो विकल्प है सेरेना विलियम्स, एशर्ली बार्टी, मारिया शारापोवा, एलिस मर्टेस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, एशली बार्टी ने इस बार उलटफेर करते हुए
विंबलडन 2021 महिला वर्ग का जीता है। और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और अभी तक तो सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स का काफ़ी दबदबा रहा करता था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा उलटफेर किया है, हमें इसलिए और जानना आवश्यक है। हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 8 है, कोरोना काल में विदेशों में फंसे नागरिकों को भारत लाने के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया? दोस्तों उस समय जब कोरोना काल चल रहा था तो जिसको जैसा बन पड़ता था वो मदद के लिए दौड़ता था। तो इसी तरह से हमारे देश के सैनिकों ने भी अपना योगदान दिया है और इनकी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे देश की जो 3 प्रकार की सेना होती है, ऐसी कौन सी ऐसी सेना थी जिन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चला करके विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने का प्रयास किया। और विकल्प है जल सेना, जिसको नेवी कहते हैं, भारतीय स्थल सेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भारतीय वायुसेना द्वारा यह ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था कोरोना काल में फंसे हुए विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं भारतीय वायुसेना, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 9 है कोरोना वायरस, यानी कोरोना को हमने इसमें ज्यादा तहजीब दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बार कोई परीक्षा हो सकती है जिसमें कोरोना से संबंधित प्रश्न ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, हम इसको ध्यान में रखते हैं। हमने कोरोना पर कई तरह के प्रश्न कुछ में रखा हुआ है, तो आपका एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण सकता है, जो एक प्रश्न से लोग सिलेक्शन पा सकते हैं और एक प्रश्न लोग डिफीट भी खा जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। और प्रश्न नंबर 9 है कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 का केस भारत में किस प्रदेश में सबसे पहले पाया गया? विकल्प उत्तर प्रदेश, मुंबई, केरल, पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे देश में सबसे पहले कोरोना का वायरस केरला में पाया गया है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आगे हम देखेंगे। हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। भारत के नई करेंसी, दोस्तों हमारे देश में मोनेटाइजेशन के बाद में नई करेंसी चल रही है और हमें जानना होगा, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है, जान लेना चाहिए कि प्रश्न है भारत की नई करेंसी पर कितनी भाषा में लेख लिखे होते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अक्सर लोग गलती भी कर देते हैं। बहुत मामूली सा प्रश्न है, लेकिन इसमें लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग नोटों के निकाल कर गिनने लगते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में कहीं ऐसा ना हो पाए। लेकिन इसलिए हमें जानना होगा कि कितनी भाषाएं इस पर लिखी होती हैं। विकल्प है 20, 15, 18 और 10। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15, यानी हमारे भारतीय के नई करेंसी जो नोट होती है उसमें 15 भाषाओं में लिखे हुए हैं। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर है 11 और ये है भारत के, ये भी करेंसी से संबंधित है। भारत के नई करेंसी नोट के किस नोट पर दिल्ली का लाल किला का चित्र बना हुआ है? दोस्तों हम नोट तो रोज गिनते हैं, लेते और देते हैं, लेकिन कभी हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें कौन से चित्र छपा हुआ, और परीक्षा में पूछ लिया जाता है और एक प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए विकल्प है दोस्तों कि 10 की नोट पर, 50 की नोट पर, 100 की नोट पर और 500 की नोट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप पहले देख चुके होंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है 500 की नोट पर दिल्ली का लाल किला का चित्र अंकन है। और हमने इसके डिस्क्रिप्शन दिया है कि 50 की नोट पर हम्पी का चित्र छपा हुआ है और 10 की नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल छपा हुआ है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है कोरोना से संक्रमित होम क्वारंटाइन की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? विकल्प है क्वारंटाइन ऐप, भीम ऐप, आरोग्य सेतु, आयुष्मान भारत ऐप। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्वारंटाइन ऐप। ये चलाया गया था कि जो भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने घर पर होम क्वारंटाइन हो, उनकी निगरानी, उनकी स्थिति कैसी है, कितना गंभीर है, कितना वो है, इस पर ध्यान देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। लोग इसकी मदद लेकर के सरकार से यानी मदद ले सकते थे।
और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वारंटाइन ऐप जो है, और हमने इसके विकल्प दिया है क्वारंटाइन ऐप। यह IIT मुंबई द्वारा लॉन्च किया गया था और हमें भी जान लेना चाहिए। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है हमारा 13 होगा, वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो हमें लगता है यह प्रश्न इस बार अवश्य पूछा जाएगा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बार बार बैंकों का निजीकरण, मिक्सेशन, ये होता रहा है। लोग कंफ्यूज है, जो हमें लगता है जो बराबर तैयारी भी कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज होंगे। तो हमें ये जान लेना होगा परीक्षा से पहले ही कि कितने इस समय हमारे देश में नेशनलाइज बैंक है। विकल्प है 19, 20, 12, 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12। अर्थात इस समय हमारे देश में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इससे पहले कभी 20 बैंक हुआ करते थे। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कोरोना वायरस पर आधारित फिर प्रश्न है, कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम किसने दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोरोना से प्रश्न आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए कि कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम किसने दिया था। चीन ने, अमेरिका ने, WHO ने, भारत सरकार ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा WHO ने कोविड-19 नाम दिया था कोरोना वायरस को। और इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि WHO ने कोरोना नाम, ये इसका जो कोरोना का वो है नामकरण हुआ है, ये क्राउन यानी ताज की भांति है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। इस शेप में के नाते इसका नाम पड़ा। 2019 में शुरू हुआ, इसलिए कोविड-19 यानी कोरोना सर्वप्रथम 2019 में आया, तो इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। तो हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय मूल की कमला हैरिस कहाँ की उपराष्ट्रपति है। ये भारत के बड़े गर्व की बात है कि भारत की मूलतः रहने वाली और किस देश की उपराष्ट्रपति है। विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का, मॉरिशस का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने हर प्रश्न के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इतना ही पर्याप्त नहीं होगा, सभी 35 प्रश्न एक से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सारे प्रश्नों को देखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम प्रश्न नंबर 16 पर चलते। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का कितना वेतन मिलता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, ये भी काफी वेरिएशन इसमें होता रहता है। इसलिए हमें अपडेट होना चाहिए। और विकल्प है 3.5 लाख, 3.5 लाख मतलब 3.5 लाख, 4.5 माने 4.5 लाख रुपए प्रतिमास, 5 लाख प्रतिमास और 2,90,000 प्रतिमास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 लाख प्रतिमास हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमास या वेतन मिलता हुआ है। और 4 लाख हमारे देश के उपराष्ट्रपति को मिलता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हो सकता है कि अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है और जीके का क्वेश्चन है। चूंकि जीके में तो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। विकल्प है 101, 105, 104, 103। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 105। अर्थात अब तक हमारे भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। और हमें जानना होगा इसके पहले जो 104 है, 104वां जो संशोधन है, वो जो EWS के लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला। विकल्प है जो बाइडेन को, चंडी प्रसाद को, शेख मुजीबुर रहमान को, डॉक्टर गेरहार्ड फिशर को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हाल में मिस वर्ल्ड, देखिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पर आधारित एक प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर यह पूछा जाता है कि कहाँ हुआ और भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया। तो ये जानना हमें आवश्यक होता है। और प्रश्न है, हर प्रश्न काउंट होता है। तो
हम चलते हैं विकल्प पर। वैशाली सुमन को, मानसा वाराणसी को, सुमन रतन सिंह रावत को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानसा वाराणसी को वर्ष 2020 का मिस इंडिया खिताब मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं, सॉरी 20 पे। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2021 किसे दिया गया? विकल्प है सोनू सूद को, कंगना रनावत को, सुशांत राजपूत को, रजनीकांत को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रजनीकांत को वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। यह सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने काफी योगदान दिया है। और हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है रजनीकांत को, यानी 2020 के लिए दिया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया है और 2021 के लिए रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया है और बड़ा महत्वपूर्ण शानदार यह पुरस्कार है सिनेमा जगत के लिए। अगला प्रश्न है 21 है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? दोस्तों मैं सॉरी चाहता हूं, बीच बीच में कहीं पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है या ऑलरेडी टिक लगा हुआ है और मैं इसको संशोधन करते चल रहा हूं। देखिए आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, इन सारी चीजों मत ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है? विकल्प है प्रहलाद जोशी, एस जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, गिरिराज सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है और बीच में ये परिवर्तन हुए थे तो इसलिए जानना होगा, हमें अपडेट होना चाहिए, हो सकता है प्रश्न यहां से पूछ लिया जाए। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 होगा, उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? देखिए ऐसी नर्सिंग अफसर और तमाम ऐसी परीक्षाएं होने जा रही हैं जहां पर यहां से संबंधित प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको देखते हुए हमने ये भी प्रश्न डाल दिया है। और उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? विकल्प है स्मृति जुबिन ईरानी, स्वाति सिंह, पीयूष गोयल, अजय प्रताप सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। हम दोस्तों अगले विकल्प पे चलते हैं। प्रश्न विकल्प नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो हम इसको देखते हुए ये प्रश्न डाल रहे हैं कि हाल ही में नर्सिंग अफसर का एग्जाम होने जा रहा है अगले हफ्ते में, तो हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए। इसको जानते हुए मैंने प्रश्न डाल दिया है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो विकल्प है अजय प्रताप सिंह, स्वाति सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, सुरेश कुमार खन्ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अजय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। यहीं पर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है अजय प्रताप सिंह। और सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। आप इन पर जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। तो सुरेश खन्ना की जगह पर आप अजय प्रताप की जगह पर आप सुरेश खन्ना लगा दीजिए, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 होगा कि भारत सरकार में शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्री कौन है? ये देखिए दोस्तों, यह भारत सरकार के मिनिस्ट्रियल्स पर आधारित प्रश्न है, हो सकता है वहां से प्रश्न पूछ लिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्न में रखा हुआ है। विकल्प है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ये कभी पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और ये बड़े अच्छे, बहुत बड़े विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं। हमें जानना होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। प्रश्न है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हालांकि बहुत माइनर क्वेश्चन है, मामूली से प्रश्न है, लेकिन लोग यहां से भी गलती कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्न रखा। हमारे कुछ मित्रों ने कहा था कुछ सामान्य प्रश्न भी रखा करिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सामान्य जानकारी नहीं होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सामान्य सा प्रश्न रख दिया है। हालांकि सभी लोग जानते होंगे। और विकल्प है श्री रामनाथ कोविंद, श्री अमित शाह,
श्री वेंकैया नायडू और श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्री रामनाथ कोविंद इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और श्री वेंकैया नायडू जी हमारे देश के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कहने का मतलब है हर एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26 पर हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? आपदा प्रबंधन नेचुरल डिजास्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रश्नों में इस वीडियो में वेरिएशन दिया है कि कहाँ से शायद प्रश्न पूछ लिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ला करके इसमें प्रश्नों को समाहित किया है। दोस्तों एक निवेदन आपसे है कि वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनती है और इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल को जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हाँ दोस्तों, आपको वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करें और अगर हो सके शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। इसका लाभ अपने दोस्तों को मिल सकता है। तो लेकिन जरूर मुझे बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य करेगी और फिर इन फ्यूचर हम और से एक महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आएंगे। तो प्रश्न नंबर है, हाँ दोस्तों हम चलते हैं विकल्प पर, श्रीमती सीतारमण, एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया है। और इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेते हैं कि यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर, और व्यक्तिगत स्तर पर राजेंद्र भंडारी जी को जो 2021 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है 2000 यानी व्यक्तिगत रूप से दिया गया है, और दूसरा है संस्थागत रूप से यह पुरस्कार सीड संस्था है इनको दिया गया है। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 27 पे चलते हैं। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कहाँ चली? विकल्प है भारत की असम में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में। तो दोस्तों इस विकल्प का सही उत्तर है असम। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, लोगों भारत पर इतना कमांड नहीं आ पाता, अरे जो कुछ हुआ होगा आविष्कार वो अमेरिका इंग्लैंड में हुआ होगा, लोग यहाँ गलती कर देते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया है कि दुनिया में सबसे पहले हॉस्पिटल में ट्रेन चली, यानी ट्रेन को ही हॉस्पिटल बना दिया गया जिसमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने किया है। और इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है यह ट्रेन सर्वप्रथम भारत के आसाम में चली थी, यानी आसाम स्टेट में चली थी, और इसे जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहते हैं। हो सकता है दोस्तों ये पूछ लिया जाए जीवन रेखा एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। और यह ट्रेन चली तो 1991 चली थी। इसमें फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये रिमोट सिस्टम से बिल्कुल लैस है। तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से भी हो सकती है। हम प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों, और प्रश्न है वर्तमान भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में परिवर्तन हुआ है तो हमें अपडेट होना चाहिए। हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए। तो विकल्प है श्री शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह। तो दोस्तों इसके लिए सही उत्तर होगा श्री शक्तिकांत दास इसमें हमारे यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा देखते हैं कि श्री शक्तिकांत की ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं दोस्तों। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हो सकता है देखिए डिस्क्रिप्शन देखना इसलिए जरूरी है, हो सकता है प्रश्न को घुमा दिया जाए इसलिए देखना आवश्यक होता है। और गवर्नर के साथ में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ये भी हमें जानना आवश्यक होता है। और एक प्रश्न और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे श्री चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। दोस्तों इसको अवश्य याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 29 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आधारित प्रश्न है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों ये प्रश्न कई बार बहुत पूछा गया, लेकिन लोग अक्सर
ध्यान से सीरियसली स्टडी नहीं करते तो गलतियां हो जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, विकल्प है 1 अप्रैल 1935 को, 1 जनवरी 1949 को और 1 जून 1935 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई मानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसको मुंबई में 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया और आरबीआई की स्थापना हिटन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों देख रहे हैं एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा, ना जाने कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। हम प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, नया प्रश्न है, बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिलवाने में सहायता कर सकता है। और विकल्प है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, 4 सिंह, ताड़ का पेड़, 2 मछली। तो दोस्तों हालांकि हम रोज पैसों का लेन देन करते हैं, लेकिन शायद कभी विशेष रूप से नजर आती है, लेकिन हम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये उपयोगी है कि हम उन चीजों को देखें। लेकिन फिर भी हमने इस चीज को देखा है, ध्यान दिया है और ऐसे प्रश्न को मैंने इसमें किया है, समाहित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। हमें लगता है ये प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं भूलेंगे। और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 है भारत में, ये भी देखिए यहां से करेंसी पर आधारित ये भी प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट 1 रुपए की नोट। दोस्तों यह प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए जान करके हमने इस प्रश्न को इस वीडियो में रखा है, चूंकि यहाँ ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 1 रुपए की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत है, सिक्के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर करेंसी की बात हो रही है। कभी जब 1 रुपए की नोट चला करती थी, अभी भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। और विकल्प है आरबीआई के गवर्नर का, वित्त सचिव का, भारत के वित्त मंत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही प्रश्न का उत्तर ना होने के नाते लोग गलती करके आरबीआई के गवर्नर को लगाते, चूंकि हर करेंसी पर आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है। लेकिन दोस्तों गलती मत करिएगा, यहाँ पर 1 रुपए की करेंसी पर जो साइन होता है वित्त सचिव का होता है, भारत के वित्त सचिव का होता है। तो यहाँ गलती मत करिए, लोग भारत के वित्त प्रधानमंत्री का भी लगा देते हैं, तो इतनी बड़ी गलती मत करिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त सचिव का साइन 1 रुपए की नोट पर होता है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 32 पे और प्रश्न है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमें लगता है दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए, लेकिन आप फिर भी आप दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। जो बाइडेन को, चंडी प्रसाद भट्ट को, शेख मुजीबुर रहमान को, डॉक्टर गिरहार्ड फिशर को, तो आप इसको पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान को यह 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और प्रश्न नंबर हम 33 पर चलते हैं। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया? तो दोस्तों विकल्प है इंदौर, देहरादून, नई दिल्ली, मुंबई। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देहरादून को उत्कृष्ट कार्य हेतु स्मार्ट सिटी 2021 का अवार्ड दिया गया है। लोग मुंबई को लगा देंगे, ऐसा मत गलती करिएगा, हर कार्य में मुंबई ही आगे नहीं है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा है 34 है वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स। इसके पहले हमने मिस इंडिया पढ़ा था और ये मिस यूनिवर्स है दोस्तों। और देखना ही होगा कि 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया। दोस्तों हमें लगता है थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 2021 होना चाहिए, इसमें 2020 पड़ा हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिएगा है। तो विकल्प है भारत की एडेलिन कांस्टिनो को, मैक्सिको की एंड्रियो मेजा को, ब्राजील की जूलिया गामा को और जोजीबिना तोज को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मैक्सिको की एंड्रियो मेजा को वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। हम इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेते हैं। मैक्सिको की एंड्रियो मेजा को यह 69वीं प्रतियोगिता थी जो यह यूएस में हुई। अंतिम राउंड में ब्राजील की जूलिया गामा
तथा मैक्सिको की एटियो मेजा के बीच में हुआ और फाइनल जो ताज पहनी है वो मैक्सिको की एंड्रू मेजा ने पहनी। और 2020 की मिस यूनिवर्स थी जोजो बिनो, इन्होंने उन्हें ताज पहनाई। ऐसी परंपरा है कि जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतता है उसके पहले के जो विजेता होते हैं उन्हीं को ताज पहनाते हैं। और यह प्रतियोगिता दोस्तों 1952 में शुरू हुई है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और यह प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों यह नीति आयोग पर यानी ये योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ है। 2015 में यह आयोग का गठन हुआ है, फिर से योजना आयोग की जगह पर हुआ है। और पहले योजना आयोग के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हमें उम्मीद है कि इस बार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है प्रश्न पूछा जाएगा। और इस प्रश्न का सही जिसके लिए विकल्प है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री MV रमन्ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नियमतः ये होता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते तत्कालीन समय में वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसा कि पहले योजना आयोग था तो उसके अध्यक्ष भी PM हुआ करते थे। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग हुआ है। इसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है, हमें जान लेना होगा। और हो सकता है पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन, नीति आयोग के इसमें उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।